नमस्कार शकुल के, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते सभी को। होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। मुझे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मुझे प्रीवियस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना था, नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी करनी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मुझे यहाँ पे करनी है क्योंकि अभी बच्चों के मन में डाउट्स इससे लेकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इसको क्लैरिफाई करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ साथ मेरे भी क्लैरिफाई तो हो ही जाएंगे। तो ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। আজকে আমি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তোমরা কেউ স্কিপ করবে না এই ভিডিও, যদি স্কিপ করো তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না, পুরোটা শুনতে হবে। তো শুরু করছি আমি। এই ধরনের ভিডিও সম্পর্কে জানতে, আপডেটস মিস না করতে, পড়াশুনো একসাথে আমরা করে এগিয়ে যেতে কী করতে হবে, এসবি লিটারেচারকে প্রচুর করবে না, লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে। বিষয়টা শুরু করার আগে আমি আরেকটা কথা বলিনি, আমি দাঁত ব্যথার কথা বলেছিলাম। দাঁত ব্যথা স্টিল আমার আছে, কিন্তু হয়ে গেল 5 দিন দাঁত ব্যথা নিয়ে ভোগার আমার মতো, টোটাল 5 দিন পার হয়ে গেল। তো এখন বলতে পারি ফোলা যেটা ছিল মাড়ি দাঁতুর, যেটা লাল হওয়া ফোলা, ওটা কমেছে। তারপর তো পেটের ব্যথা শুরু হয়েছিল গতকালকে, বাবা বুঝতে পেরে গিয়েছিল কি প্রবলেম হয়েছে, সাথে সাথে একটা ওষুধ দেওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি মানে পেটের ব্যথাটা যেটা মানে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল আর খুব অস্বস্তি লাগছিল সেটা থেকে আমি রেহাই পেয়ে যাই। কিন্তু তারপরেও আজ কালকে ওষুধ খেয়েছি, আজকেও খেতে হবে। একটা কোর্স থাকে, সেই কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে, নয়তো ওটা শরীরের পক্ষে বা সেই প্রবলেমটার পক্ষে কিন্তু ভালো হয় না কোর্সটা কমপ্লিট না করলে। मुझे यहाँ पे ये बोलनी है कि मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो दी, परसों एक शॉर्ट वीडियो दी अपने दांतों से लेकर। बहुत ज़्यादा फूले हुए थे वो जगह और बहुत ज़्यादा लाल हुए थे, तो मेडिसिन लेने की वजह से वो कम हुआ। सडनली मेरे पेट में दर्द होने लगे। पापा को समझ में आ गई थी क्या प्रॉब्लम थी, तो पापा ने कल साथ साथ एक मेडिसिन दी। क्योंकि मेरे पापा और एक रिटायर्ड टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर थे, वो रिटायर्ड है, लेकिन साथ साथ उन्होंने साइंस में अपनी स्टडी की थी, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन में। उसके बाद पापा ने मम्मा ने पापा को फोर्स की कि आप ये मेडिसिन क्वैक जो डॉक्टर की जो कोर्स है वो उसको करो। पापा ने वो की, इसीलिए हमारे घर के जो सभी लोगों के जो हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं हम पापा से ही मेडिसिन लेते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम ना हो तो हम बाहर के डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, घर पे ही ठीक हो जाते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, चाहे कभी कभी क्रिटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। कल मेरी पेट में इतने दर्द हुआ कि कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी पापा ने आइडेंटिफाई की वो प्रॉब्लम और मेडिसिन देने के कुछ सेकंड के बाद ही मेरी दर्द कम होने लगी। अभी मैं ठीक हूँ, दर्द पेट के दर्द अभी कम है, लेकिन मेडिसिन जो है वो एक कोर्स है, उसको मुझे कंटिन्यू करनी है। लेकिन नहीं तो ये जो प्रॉब्लम इसके लिए भी और अपनी हेल्थ के लिए भी चीज़ें बिगड़ सकती है, क्योंकि एक कोर्स है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है कि पीएचडी से लेकर क्या है कि पीएचडी से लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करनी है। बच्चों लोगों के मन में अभी जो डाउट चल रहे हैं कि पीएचडी के लिए जो स्कोर कार्ड है क्या ये नेट जैसे ही वैलिडिटी है, मतलब कि नेट एक तरह की नेट कह सकते हैं ना? नो, दिस इज़ नॉट नेट। ओके, ये नेट नहीं है। ये आप लोगों के मन में मैं एक एक सवाल को आप लोगों के लिए लाऊंगी। आप लोगों ने जिन्होंने जहाँ पे भी क्वेश्चन की मुझे जो थोड़ी बहुत दिखने को मिली, सारी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ, हिंदी में, बंगाली में, देन ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। पहली बात तो नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है एंड जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल है एंड जेआरएफ की फेलोशिप की जो मनी है उसके वैलिडिटी 3 साल है। जेआरएफ मतलब नेट रहते हैं प्लस जेआरएफ होते हैं, तो नेट की वैलिडिटी जेआरएफ में हो या फिर सिर्फ नेट हो, वैलिडिटी लाइफ टाइम। पीएचडी के लिए वैलिडिटी मैंने पहले भी कहा था 1 साल है, मतलब कि 17 अक्टूबर 2024 से 2025 में जब ये 1 साल ख़त्म होंगे उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म। तो ये एक सवाल मतलब कि वैलिडिटी से रिलेटेड। दूसरा सवाल ये मतलब 1 नंबर सवाल कि नेट एंड पीएचडी के क्या पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट को हम कह सकते हैं ये नेट के कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर नेट जैसा ही है? नो, दिस इज नॉट नेट टाइप और दिस इज नॉट नेट लाइक। ओके, दिस इज ओनली पीएचडी विच वैलिडिटी इज ओनली फॉर 1 year. Within 1 year you have to enroll yourself in an institution, maybe it is central or state or private, any kind of institutions where PhD conducted by them. In that institution you have to enroll yourself, then you will be able to continue your further studies which is your PhD. Okay,
नेक्स्ट वन इज BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक नोटिफिकेशन आई है। वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड बच्चों में एक कन्फ्यूजन हुई है। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और आज के थंबनेल पे मैं BHU के नेम और टाइटल में और थंबनेल में दोनों में एक जगह पे रखूंगी BHU के नाम और रखूंगी PhD एडमिशन रिलेटेड क्लैरिफिकेशन लाइक दैट, आप देखने के बाद समझ जाएंगे। BHU में कहा गया है कि रेट जो होते थे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, अभी तक जो NTA जो ये कैटेगरी नहीं लाए थे 2023 तक ये थे कि रेट जिन लोगों ने नेट सेट गेट क्वालिफाई नहीं की है वो लोगों को एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको क्रैक करने के बाद उनको PhD में चांस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और जिसके नेट है, सेट है, GRF है, गेट है, तो उन लोगों को रिटन टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन किसी किसी इंस्टीट्यूशंस में मतलब चाहे वो IIT हो, चाहे वो सेंट्रल और स्टेट हो, कुछ इंस्टीट्यूशंस में ऐसे भी है, इफ़ यू हैव योर नेट और सेट और गेट देन ऑल्सो यू हैव टू अपीयर फॉर योर रिटन टेस्ट। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस में होते हैं कि अगर आप नेट सेट क्वालिफाई कर चुके हैं फिर भी आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा वो इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो, उनका अपना भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको वो फॉलो कर सकते हैं। तो फिर NTA ने खुद ये लेकर आई इस बार 2024 से जून के एग्ज़ाम से खुद लेकर आई कि 2024 से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके जो 3 कैटेगरी है PhD नेट एंड PhD नेट एंड GRF। तो PhD के जो स्कोर वो अपने आप में ही PhD इसके लिए रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट वही अपने आप में PhD क्वालिफाई इन NTA स्कोर कार्ड उन्होंने जो अपने स्कोर कार्ड में बताया, उन लोगों को और रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को मार्क्स डिवाइड कर दी। एक GRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, अनदर इज ओनली नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, अनदर वन इज ओनली PhD फॉर PhD प्रोग्राम। तो उन लोग वो बोल रहे हैं कि रेट एंट्रेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये NTA बोल रहे हैं। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बताया गया है कि जो लोग PhD के लिए एनरोल मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग आएंगे, उन लोगों को मतलब ओनली नेट एंड ओनली PhD कैंडिडेट को रेट एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है कि ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाद में एक नोटिस लाएंगे, जल्द ही लाएंगे या और भी क्लैरिफिकेशन के लिए। और 2026 के जो जून के जो कैंडिडेट ने क्वालिफाई की है वो लोग PhD के लिए मार्क्स क्वालिफाई किए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। और क्लैरिफिकेशन और जो रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताए थे कि NTA तो ये सब एग्जाम ले रहे हैं, नई रूल्स रेगुलेशंस ला रहे हैं, ठीक है इसको फॉलो करना होगा। लेकिन एक चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई IITs हो, कोई इंस्टीट्यूशंस हो, उनके खुद के भी कुछ नियम होते हैं, खुद के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको भी वो लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक एक इंस्टीट्यूशंस के एक एक प्रोसेस सिस्टम होते हैं। जैसे आप PhD के लिए अप्लाई करोगे तो आपने कौन सी एरिया को चूज़ की, अपने पसंदीदा एरिया को चूज़ की, वहाँ पे आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे कौन प्रोफेसर्स इस एरिया में काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको डिवाइड कर दी जाती है कि आपके टॉपिक के वाइज आपको ये सुपरवाइजर मिलेगा, उनके टॉपिक के वाइज उनको ये मिलेगा, वो मिलेगा, लाइक दैट कि एक एक इंस्टीट्यूशंस और जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अब गवर्नमेंट एडेड हो, कोई भी हो, उनके कुछ नियम होते हैं, उसको भी हमें वेबसाइट पे देख के फॉलो करना होती है कि ये क्या मांग रहे हैं, ये लोग कौन सी चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड बता रहे हैं, उनको भी सर्च करके पढ़ाई करके जाना होता है कभी कभी। ओके, तो लाइक दैट। और एक बात कि लोगों को जब एक बात क्लैरिफाई कर देती हूँ, मुझे भी एक बच्चों ने कमेंट की थी कि क्या यहाँ पे मैं वो बोलती हूँ क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है, क्या हमें 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसका नाम नहीं पता मुझे, क्या हमें नेट और PhD अगर किसी ने 2 मतलब नेट क्वालिफाई के लिए अलग से सर्टिफिकेट, PhD क्वालिफाई के लिए अलग से सर्टिफिकेट, नहीं ऐसे नहीं है। अभी तक ये नया आया है ये सिस्टम, अभी तक ऐसे सर्टिफिकेट आए नहीं, लेकिन मेरी जो ख्याल है और मुझे जो पिछले
पिछले बार से लग रहा है, मतलब जो देखे हैं पहले भी, मुझे ये लग रहा है कि सर्टिफिकेट आपको एक ही मिलेंगे, चाहे वो आप JRF क्वालिफाई किए हो, चाहे वो आप ओनली नेट क्वालिफाई किए हो, चाहे वो आप ओनली PhD क्वालिफाई किए हो, आपको सर्टिफिकेट एक ही मिलेंगे। आपके सर्टिफिकेट पे वहाँ पे मेंशन की जाएगा कि आप विच कैटेगरी यू बिलोंग्स टू, कुछ किस कैटेगरी को आप कौन कैटेगरी में आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि आप क्या सिर्फ नेट किए हो, क्या सिर्फ PhD के लिए आप एलिजिबल हो, क्या आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो, वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। मतलब जैसे ना होगा तो सर्टिफिकेट में होगा। और ये जो और एक बात, जो स्कोर कार्ड है आपके नेट के, जो स्कोर कार्ड है, आपको सर्टिफिकेट पे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपको इवैल्यूएट, मतलब आपको मूल्यांकन की जाएगी अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन पे PhD के लिए और अपकमिंग फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर आप आपको एनरोल करना चाहते हो और आप जाओगे एग्ज़ाम के लिए, तो आपको इंटरव्यू लेने के वक्त आपके मार्क्स, आपके जो इवैल्यूएशन होंगे, मूल्यांकन की जाएंगे, वहाँ पे आपके सभी चीज़ें वहाँ से ही पता लग जाएगा आपके स्कोर कार्ड से, ना कि आपके सर्टिफिकेट के। अभी तो नीट नहीं है, सर्टिफिकेट वेबसाइट पे दी जाएंगे, कुछ चाहे वो 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने भी हम नहीं कह सकते, एग्जैक्ट नहीं पता किसी को। तो सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। उस सर्टिफिकेट को आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छे से अपने पास रखना है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी जॉब इंटरव्यू हो, PhD हो, आपको साथ लेकर जाना है जब आपको वो सर्टिफिकेट मिलेंगे। जब तक नहीं मिल रहे, अपने स्कोर कार्ड को अच्छे से अपलोड कर, मोबाइल से लेकर एक प्रिंट आउट बाहर निकालो, अपने पास अच्छे से रखो। अब जहाँ भी जाओ, PhD हो, चाहे कोई फर्दर स्टडीज़ हो, कोई जॉब इंटरव्यू हो, प्राइवेट हो, लेक्चरशिप हो, गेस्ट लेक्चरर हो, परमानेंट हो, कुछ भी हो, इंटरव्यू हो, रिटन टेस्ट हो, आप वो सर्टिफिकेट अपने साथ अच्छे से रखो, अपने साथ लेकर जाओ। अगर रिटन टेस्ट के टाइम पे हमें पता है कि कोई डॉक्यूमेंट देखने के लिए नहीं बोलते हैं, सिर्फ जो ID वगैरह, जो एडमिट कार्ड, वही साथ लेना पड़ते हैं। लेकिन जब बारी आए इंटरव्यू के बारे में, तब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब कुछ, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कोई भी लेवल की एग्ज़ाम हो, जैसे छोटी बड़ी तो कुछ होती नहीं है, सभी को समान मर्यादा और मान्यता देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हम किसी को छोटी बड़ी नहीं कह सकते, सभी की मूल्य है, सबकी किसी न किसी कंट्रीब्यूशंस, डेडिकेशंस, सबकी कुछ ना कुछ हमारे समाज में तो मूल्य है ना। तो फिर आपको हमेशा वो कैरी करनी है इंटरव्यू टाइम पे, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइम। आपके नेट के स्कोर कार्ड आपको हेल्प करेंगे आपके PhD के चांस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, इसको साथ में लेना है। जब सर्टिफिकेट आएंगे वो भी अपने साथ रख लेना, एक प्रिंट कॉपी को प्रिंट आउट डाउनलोड करके, प्रिंट आउट बाहर निकल के अच्छे से उसको बाइंड करके अपने पास रखना, जब इंटरव्यू हो, ज़रूरत हो, साथ लेकर जाना। ओके, केयरफुली। और एक बात BHU से लेकर मैंने कहा, एक क्लैरिफिकेशन वैलिडिटी के लिए दी, फिर मैंने ये भी कह दिया। और कुछ बाकी है क्या बोलने का? अगर बाकी है तो अभी मैं बोलती हूँ। हाँ, और एक बात, आप अभी तक हमें पता था कि आपको नेट JRF होती है तो बहुत अच्छा, नेट होते हैं तो आपको रिटन टेस्ट देने नहीं पड़ते, सेट होते हैं, गेट होते हैं तो रिटन टेस्ट नहीं देने पड़ते हैं। तो आप लोगों को अगर PhD के, मतलब कि आपको 3 कैटेगरी में, चाहे इंस्टीट्यूशंस कोई भी कुछ लाए, क्योंकि NTA ने एक, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, शायद किसी को अच्छे नहीं लग सकते हैं, लेकिन ये करवा सच है कि आप लोगों को भी पता है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं सारी जगह पे, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को पैसे मिलते हैं, तो कोर्सेज के फॉर्म फिल की फीस को हर साल बढ़ाना, 6 महीने अंदर एग्ज़ाम होते हैं, महीने को फीस को बढ़ा देना। फिर PhD के लिए एक, मतलब क्या ये धोखा है? क्या यह हमारे लिए धोखा है? कोई कुछ, मतलब हाँ कह सकते हैं ये धोखा तो नहीं है, लेकिन जो आपके रिटन टेस्ट थे इंस्टीट्यूशंस में, उसको NTA ने PhD कैटेगरी में डिवाइड कर दी। अगर आप PhD कैटेगरी में आए हो तो आपको कोई नीड नहीं है रिटन टेस्ट देने की, सिर्फ अप्लाई करके अपनी इंटरव्यू दो, अच्छे से परफॉर्म करो और चांस लो, मतलब अपने बलबूते पर, अपने दम पे। और क्या है कि आप लोगों को पता है कि उनको तो एक स्टूडेंट से
पैसे मिलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। और फिर पीएचडी अभी लोगों के आप चाहो या ना चाहो, अब तक तो जो लोग मैंने बताए थे कि सिर्फ नेट करना चाहते हैं और सिर्फ पीएचडी करना चाहता है, उनका कोई मन नहीं है कि नेट में बैठे हम, तो उन लोगों के लिए रेट थे रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट। अभी तो वो नहीं है, अभी पीएचडी है। तो आप लोगों को ये मानना है कि आपको एनटीए पे नेट के जो फॉर्म फिल होते हैं उसको आपको अप्लाई करना ही होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आप पीएचडी अपने प्रमोशन के लिए करो, चाहे आप अपनी डिग्री बढ़ाने के लिए करो, चाहे आप अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए करो, चाहे आप अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हो, चाहे कुछ भी का रीज़न के लिए करो। आप लोगों को आप अगर यूजीसी नेट के जो एनटीए के जो यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम के फॉर्म फिल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आपको आना है पीएचडी में। अगर आप सिर्फ पीएचडी भी करना चाहते हो तो आपको इस कैटेगरी में अप्लाई करनी होगी और एग्ज़ाम देनी होगी। और ये मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आपको पीएचडी कैटेगरी में आनी होगी अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो। पहले तो रेट थे, अभी तो रेट नहीं होंगे। तो कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ नए नोटिफिकेशन बाहर लाएंगे, उस पर भी हम लोगों को कान और आँख खुले रखने होंगे। क्या चेंजेस आ रही है, क्या घोषणा हो रही है, क्या घोषित की जा रही है, उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, कुछ भी हो, कोई भी इम्पोर्टेंट हो, हमें नज़र रखनी होगी। तो आप अगर आप जीआरएफ किए हो, अगर आप नेट किए हो, अगर आप ओनली पीएचडी किए हो, तो आप तीनों कैटेगरी में से पीएचडी आपके लिए एक चांस है, अपॉर्चुनिटी। अगर आप नहीं हो तीनों में से एक कैटेगरी में, तो आप पीएचडी के लिए नहीं एलिजिबल हो, क्योंकि पहले तो रेट थे एंट्रेंस टेस्ट, अभी तो वो नहीं है। अभी तो आपको पीएचडी 3rd नॉन कैटेगरी में आना ही होगा अगर आपको पीएचडी करना है, चाहे वो आप प्रोफेसर बनना चाहो या ना चाहो। बहुत सारे लोगों की पीएचडी एक ख्वाहिश होती है करना, क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, अपने करियर को और आगे ले जाने के लिए, है ना। तो ये मुझे बोलनी थी यहाँ पे। मैंने बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर। और जो लोग समझते हैं कि विदाउट नेट यू कांट डू योर पीएचडी, दिस इज रॉन्ग। विदाउट नेट यू कांट डू योर पीएचडी, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस इज अ फॉल्स अजम्पशन एंड फॉल्स आर्गूमेंट एंड दिस इज टोटली फॉल्स न्यूज़। बिकॉज अगर आप नेट नहीं करोगे, मतलब नेट ऐसे भी नहीं, मतलब अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं करोगे, क्रैक नहीं करोगे, तो आप पीएचडी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यूजीसी नेट के लिए फॉर्म फिल करना होगा। और आपको एटलीस्ट अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, सिर्फ पीएचडी करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को बनना नहीं है, फिर भी आपको नेट यूजीसी नेट की फॉर्म फिल करनी होगी। अगर आप सीएसआईआर के नेट के हो तो वो अलग बात है, वो साइंस के लिए, ये हमारी आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए बात हो रही है। तो आपको एटलीस्ट यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना होगा और यूजीसी नेट के लिए फॉर्म फिल करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नेट क्रैक करना ही होगा। अगर आप सिर्फ पीएचडी करना चाहते हो तो आपको फॉर्म फिल करना होगा नेट यूजीसी नेट के लिए। और आपको 3 कैटेगरी में से अगर जीआरएफ होते हैं तो बहुत अच्छा, तो भी आप एलिजिबल हो पीएचडी के लिए। ओनली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नेट होते हैं तो भी आप एलिजिबल हो पीएचडी के लिए। और सिर्फ पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई हो तब भी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हो। तो आपको नेट चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अपने पढ़ाई को अच्छे से बेहतरीन बनाकर, पढ़कर, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके पीएचडी के लिए अगर आप आए, मतलब 3 नौ कैटेगरी में आप हो, 3rd नौ कैटेगरी में अगर आप हो, तो आप अपनी इंटरव्यू के दम पे अपने कोशिश से, अपने अच्छी पढ़ाई से आप ले सकते हो चांस। तो ऐसे नहीं है कि अब जीआरएफ नहीं मिलते हैं आपको तो आप कभी भी पीएचडी नहीं कर सकते, रॉन्ग। अगर आप नेट नहीं क्रैक करते हो और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप क्रैक नहीं करते हो तो आप पीएचडी नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सिर्फ आप 3 नौ जो कैटेगरी पीएचडी, ओनली पीएचडी अगर आप क्रैक करते हो तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हो। अपने प्रिपरेशन, अपने पढ़ाई के दम पर, अपने आप को बेहतरीन बनाकर, दमदार प्रिपरेशन लेकर आप जा सकते हो, आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू और आप पीएचडी कर सकते हो। चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करो ना करो, आपको मिले ना मिले, आपकी इच्छा हो ना हो, अगर आपकी इच्छा है सिर्फ पीएचडी करना तब भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना होगा। यही तो एनटीए का एक हम कह सकते हैं कि ये कौन सा
क्योंकि ये कंपल्सरी कर दी है, तो स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है, जीआरएफ करनी है, ये ठीक है। लेकिन साथ साथ कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ पीएचडी करनी है, मतलब वो हो सकता है किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अच्छे खासे सैलरी पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ का अलग जगह पे काम करे, सेल्फ इंस्टीट्यूशन, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उन लोगों को पीएचडी चाहिए अपने क्वालिफिकेशन, अपने आप को और आगे ले जाने के लिए, अपने करियर में, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को भी यूजीसी नेट के लिए फॉर्म फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि यही प्रोसेस एनटीए ने छोड़ा हम लोगों के लिए। और जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने कहा, पीएचयू और अदर्स इंस्टीट्यूशन, अगर कुछ चेंजेस आती है तो इंस्टीट्यूशंस खुद से कुछ न्यूज़ लाते हैं, तो तब हम उसके बारे में न्यूज़ आप लोगों से साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे ये सब आज क्लैरिफाई करनी थी। फिर भी अगर इसके इतनी सारी बातें डिस्कशन होने के बाद भी अगर आपको लगती है कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगी। और बहुत सारे कमेंट्स हुए तो मैं एक वीडियो ही लेकर आऊँगी इसी टॉपिक पे, ओके। और हम ज़रूर, आज मैं थोड़ी स्वस्थ हूँ, दांत में दर्द है, खाने पीने में, बातें करने में, हंसने में, थू निकलने में, मतलब सभी चीज़ों में करने में बहुत है प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन 5 दिन हो चुके हैं अभी, तो जो पहले 2-4 दिन बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगे, लेकिन अभी भी है, लग रहा है और भी 2-4 दिन लगेंगे इसको फुलफिल ठीक होने में, और भी ज़्यादा दिन। अभी तक पूरे दांत निकल भी नहीं, जस्ट थोड़ी सी दांत की जो नई दांत की जो अंश मुझे दिखी, पूरी दांत तो निकली नहीं, और जितने दर्द होने लगे तो अभी तो बाकी है पूरा दांत आना। बाय द वे 20 मिनट्स हो चुके हैं, अभी मैं बंगाली में इसको जल्दी से बोल के वीडियो को एंड कर रही हूँ, फिर इसको अपलोड भी करनी है। আজকে আমার এখানে বলার ছিল কয়েকটা কথা, যেগুলো আমি হিন্দিতে বললাম, এখন আমি সেগুলোই বাংলাতে বলছি। খুব তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করছি, কিন্তু ক্লিয়ারলি বলার চেষ্টা করছি। প্রথমত, অনেক প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের মনে ডাউট হওয়াটাও স্বাভাবিক। প্রথমত, যে এই যে 3টে ক্যাটাগরিতে রেজাল্ট পেলাম, ভ্যালিডিটিটা কত? আবারও বলি, জিআরএফ, আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি, 3 বছরের ভ্যালিডিটি। জিআরএফ পেলে 3 বছরের মধ্যে তোমাকে বা তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে কি করতে হবে, কোথাও না কোথাও একটা ইনস্টিটিউশন, প্রাইভেট, গভর্নমেন্ট এইডেড, ইন্টারভিউ দিয়ে, অ্যাপ্লাই করে ইন্টারভিউ দিয়ে নিজের পিএইচডির জন্য চান্স পেতে হবে। সেখানে সেটা জিআরএফ 3 বছরের ভ্যালিডিটি থাকছে, আর নেটের লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট, মানে লাইফ টাইম সার্টিফিকেট ওটা থাকছে। আর একবার নেট পেয়ে গেলে বারবার যে দিতে হবে এরকম কিন্তু নয়। তখন তুমি বা তোমরা ফার্দার স্টাডিজ, পিএইচডি এবং আদার্স পড়ানো, গেস্ট হোক বা পার্মানেন্ট হোক বা কোথাও একটা কাজ করা হোক, যে ফিল্ডে করতে চায় সেই ফিল্ডে এগিয়ে যেতে পারে। আরও একটা প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল, এবং একটা স্টুডেন্টেরও আমি কমেন্টে দেখেছিলাম, যে হচ্ছে, ভুলে গেলাম আমি সেই কমেন্টটা, মনে পড়লে বলছি। হ্যাঁ, মনে পড়লে, ওটা একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল প্রশ্ন। হচ্ছে ভ্যালিডিটি, জিআরএফের ভ্যালিডিটি থাকছে 3 বছর, নেটের লাইফ টাইম, শুধু নেটের সার্টিফিকেটের ভ্যালিডিটিও নেট লাইফ টাইম। এখন পিএইচডি 3 নম্বর ক্যাটাগরি, সেই ভ্যালিডিটি থাকছে 1 বছর। 17 অক্টোবর 2024 থেকে 2025-এ কাটা 1 বছর হওয়ার সাথে সাথে সেটার ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে যাবে। এই সময়ের মধ্যে তোমাদের কোনো ইনস্টিটিউশন, কোনো প্রাইভেট, কোনো গভর্নমেন্ট, যে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে অ্যাপ্লাই এক বা একাধিক ইনস্টিটিউশনে অ্যাপ্লাই করতে হবে, ইন্টারভিউ দিতে হবে, চান্স পেতে হবে, তারপর তারা তাদের পিএইচডি করতে পারবে। কিন্তু যদি তারা সময় শেষ হয়ে যায়, মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তাহলে আর সেই ডিগ্রি, মানে ইয়ের কোনো ভ্যালু থাকলো না। আবার প্রশ্ন ছিল যে সার্টিফিকেট কি আমরা এক একটার জন্য, মানে শুধু নেটের জন্য আলাদা সার্টিফিকেট, জিআরএফের জন্য আলাদা সার্টিফিকেট, পিএইচডি অ্যাপ্লাই কোয়ালিফাইয়ের জন্য আলাদা সার্টিফিকেট, না, আমার মনে হচ্ছে না এরকম কিছু হবে। আপাতত তোমাদের হাতে যে স্কোর কার্ডটা থাকছে সেটাকেই তোমরা প্রিন্ট আউট করে, ডাউনলোড করে, প্রিন্ট আউট করে বের করে নাও, 1 কপি সুন্দর করে বাইন্ড করে নিজের কাছে রেখে দাও, এবং যে কোনো ইনস্টিটিউশনে অ্যাপ্লাই করার সময় সেটা যা থাকছে ওগুলো তো ফিল করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে। যখন রিটেন টেস্ট হবে, কোথাও আমরা যখন রিটেন টেস্ট দিই তখন প্রয়োজন হয় না আমাদের ডকুমেন্ট, অরিজিনাল ডকুমেন্ট চাওয়া হয় না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডকুমেন্ট চাওয়া হয় ইন্টারভিউর সময়। তো তোমরা যে কোনো পার্ট টাইম লেকচারার হোক, গেস্ট হোক, প্রাইভেট হোক, গভর্নমেন্ট হোক, পার্মানেন্ট হোক, আর হচ্ছে পিএইচডি ইন্টারভিউ হোক, যখন ইন্টারভিউ হবে তখন অরিজিনাল ডকুমেন্ট সব কিছু সাবধানে নিজের কাছে রাখবে, সঙ্গে নিয়ে যাবে। তো এই যে স্কোর কার্ড, নেটের যে স্কোর কার্ড, এটা দিয়ে কিন্তু তোমাদের ইভ্যালুয়েশন বা মূল্যায়ন কিন্তু করা হবে, তাই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এখন এই সার্টিফিকেট, নেটের এই সার্টিফিকেট আমরা 1 মাসের মধ্যেও পেতে পারি, 2-3 মাসও লাগতে পারে, সেটা আমরা কনফার্ম কেউ জানি না। তো তোমাদেরকে যেখানেই তোমরা যাও না কেন, তোমাদেরকে এই নেটের স্কোর কার্ডটা সঙ্গে রাখতে হবে। চাইতেই পারেন, ওনারা দেখতে চাইতেই পারেন, অবশ্যই চাওয়াটা স্বাভাবিক। তো সেই স্কোর কার্ডটা কিন্তু সঙ্গে রাখতে হবে সবসময়।
আর অ্যাপ্লাই করার সময় যা যা থাকে সেগুলো তো আমাদের ফিল করতেই হয়, 1 নাম্বার। আর ভ্যালিডিটি পিএইচডির জন্য 1 বছর, নেট সার্টিফিকেট লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি, জিআরএফ 3 বছরের ভ্যালিডিটি, আর নেট সার্টিফিকেট লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি। জিআরএফ মানে নেটও থাকছে, তো লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি। তারপর হচ্ছে প্রশ্ন যে বিএইচইউ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে একটা আমরা নোটিফিকেশন পেয়েছি, যেখানে বলা হচ্ছে যে আগে যে রেট ছিল রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট, সেটা কিন্তু এখন চলে এসেছে। এনটিএ আসার পর কী করছে, মানে এনটিএ 24 সাল থেকে শুরু করলো, জুন থেকে, যে এখন থেকে আগে যে রেট ছিল রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনে, সেটাও ক্যান্সেল হয়ে গেল। এখন থেকে যে 3টে ক্যাটাগরির মধ্যে রেজাল্ট নিয়ে আসা হবে পিএইচডি, সেই পিএইচডিতে যারা মানে যারা নেট পাচ্ছে তারাও পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে, যারা জিআরএফ পাচ্ছে তারাও ডেফিনেটলি অ্যাপ্লাই করছে, যারা অনলি পিএইচডি তারাও পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করছে। কিন্তু পার্থক্য এটাই যে তাদের যারা নেট পেয়েছে তাদের ভ্যালিডিটি লাইফ টাইম, যারা জিআরএফ পেয়েছে তাদের ভ্যালিডিটি, নেটের ভ্যালিডিটি লাইফ টাইম, জিআরএফের ভ্যালিডিটি 3 বছর, কিন্তু যারা শুধু পিএইচডি পেয়েছে সেটা 1 বছরের মধ্যে, কাটাকাটা 1 বছরের মধ্যে কোথাও না কোথাও চান্স পেতে হবে নিজেকে, যদি সে পিএইচডি করতে চায়। এটা হচ্ছে বিষয়। আর এখন রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট থাকছে না, কিন্তু বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে বলা হয়েছে যে 2024-এর জুনে যারা যারা পিএইচডির জন্য কোয়ালিফাই করেছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে, তাদের মানে এই যে কী হচ্ছে তাদেরকে পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। কিন্তু তারা তার সাথে সাথে এটাও বলেছে যারা 2য় এবং 3য় নাম্বার ক্যাটাগরিতে আছে তারা রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট এক্সাম দিতে পারে। মানে এই দুটোর মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন তৈরি হয়ে গেছে যে উনি কী বলতে চাইছে। এখন আমরা আরও ওখানে পেয়েছি যে নতুন করে ওনারা একটা মানে নোটিফিকেশান বা নোটিশ পাবলিশ করবেন নতুন করে। এবং আরেকটা কথা এখানে বলতে হবে, আমি আগেও বলে রেখেছিলাম যে প্রত্যেকটা এনটিএ এখানে এত বড় বড় এক্সাম কন্ডাক্ট করাচ্ছেন, ঠিক আছে, ওনারা নতুন নতুন নিয়ম আর নিয়ে আসছেন, সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা সরকারি বেসরকারি বা তারপর হচ্ছে আইআইটি সেন্ট্রাল যে ধরনেরই হোক না কেন, নিজস্ব একটা তাদের রুলস রেগুলেশনস নিয়মকানুন আছে, সেই অনুযায়ী ওনারা কাজ করতে পারেন এবং করে থাকেন। তো সেক্ষেত্রে আইআইটি বা ইনস্টিটিউশনস হোক বা হচ্ছে বিএইচইউ বা অন্য কোনো, তারা কিন্তু এনটিএর গাইডলাইনও ফলো করবে, ইউজিসিরও গাইডলাইন ফলো করবে, কিন্তু কিছু কিছু স্বতন্ত্র মানে স্বয়ং সম্পূর্ণ মানে হচ্ছে নিজেরাই ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু নিজেরাই কিছু পোর্টাল কিছু নোটিফিকেশান নিয়ে আসেন, এবং সেটাও কিন্তু একদম লিগালি। তো সেই অনুযায়ীও কিন্তু চলতে, তাই আমাদেরকে কিন্তু সবসময় চোখ কান খোলা রাখতে হয় যে কোন ইনস্টিটিউশনে কোন নতুন নিয়মটা এলো। কারণ আমরা যখন পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করি, আমি কোন এরিয়া পছন্দ করেছি, চুজ করেছি, কোন ইনস্টিটিউশনে অ্যাপ্লাই করছি, সেই ইনস্টিটিউশনে কোনো প্রফেসর এই এরিয়ায় কাজ করেছেন কিনা, করান কিনা, সেটা আমাদের অনেক সময় কিন্তু ঘেটে দেখতে হয়। সেটা কিন্তু প্রাইভেট, সেন্ট্রাল, আইআইটিস যে কোনো ইনস্টিটিউশনস হতে পারে। আমার এরিয়াটা কি ওই ইনস্টিটিউশন আদতে করানো হয় কি না, আমি সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি, এগুলো নিয়েও কিন্তু আমাদের পড়াশোনা করে যেতে হয় রিসার্চ প্রপোজালের জন্য, ঠিক আছে, ইন্টারভিউর জন্য। ঠিক সেরকমই যে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের মধ্যে নতুন যদি কিছু নিয়ে আসে, তারা তো একসঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে, তারা কিন্তু এককভাবেও কাজ করে, এককভাবেও কিন্তু নোটিফিকেশন নিয়ে আসে। যেমন ইউনিভার্সিটিগুলোতে যখন কোনো সিট ফাঁকা হয় গেস্ট লেকচারের জন্য বা পার্মানেন্ট লেকচারের জন্য, প্রফেসরদের জন্য যখন ছাড়া হয়, সেটা কিন্তু ওনারা নিজেরাও বের করেন। সবসময় কিন্তু আমরা ওই যে সিএসসি কলেজ সার্ভিস কমিশন কবে ছাড়বে সেই অনুযায়ী কিন্তু হয় না, তারা কিন্তু ইউনিভার্সিটিরা কিন্তু নিজেই ছাড়েন। তো সেই দিকেও আমাদের চোখ কান খোলা রাখতে হয়। বুঝতে পারলাম তো, এটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার জন্য তো আমরা চোখ কান খোলা রাখবো, এবং কোনো যদি নতুন নোটিফিকেশান আসে সেটা কিন্তু আমি এখানে নিয়ে এসে আলোচনা অবশ্যই করব। আর এগুলো মিস করা যায় না, এগুলো ওয়েবসাইটটার জন্য ঘাটে থাকতেই হয়। আর হচ্ছে যে কি এরকম একটা প্রশ্ন শোনা গেল, তা বিএইচইউ এর ব্যাপারটা যে কনফিউজিং, সেটাও কিন্তু আমরা আরও ক্লিয়ারিফাই পেয়ে যাব নতুন করে যখন তারা আরও পোর্টাল বা নোটিশ পাবলিশ করবেন, ঠিক আছে, নোটিশ জানাবেন। আর কি হচ্ছে যে এরকম শুনেছি যে আলাদা আলাদা কি সার্টিফিকেট আসবে নেটের, একটা শুধু জিআরএফ যারা পাচ্ছে তাদের আলাদা, নেটের আলাদা পিএইচডি না, সার্টিফিকেট একটাই থাকবে, ওখানে উল্লেখ করা থাকবে কে কিসের জন্য কোয়ালিফাই করেছে না করেছে সেটা এলে। এবার যেহেতু প্রথম, এটা আমিও জানি না, আপনারাও জানেন না, তো কেউই জানে না কীভাবে এই ক্যাটাগরিটাকে ওনারা আইডেন্টিফাই করবেন সার্টিফিকেটে, তো এলেই আমরা জানতে পারবো। সেটা 1 মাস 2 মাস 3 মাস কবে আসবে জানি না, কিন্তু এলে আমরা প্রত্যেকেই জানতে পারবো। আর সার্টিফিকেট একটাই হবে, কেন আলাদা আলাদা সার্টিফিকেট, একটা সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা থাকবে কে কোন ক্যাটাগরিতে বিলং করছে বা কে কোন বিষয়টা কোয়ালিফাই করেছে বা ক্র্যাক করেছে, ঠিক আছে, এটা একটা প্রশ্ন ছিল। আর কি আমি বিএইচইউর বিষয়টা বললাম, পিএইচডি স্কোর কার্ড, হ্যাঁ পিএইচডি এখন এনটিএ আসার পর কী করলো, এই 24 সাল থেকে শুরু করলো যে এখন থেকে রেট দিতে হবে না, রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট দিতে হবে না আমাদের যে 3টে ক্যাটাগরির মধ্যে লাস্ট ক্যাটাগরি। তার মানে এটা আরেকটা প্রশ্ন যে অনেকে ভাবে যে নেট না পেলে নাকি পিএইচডি করতেই পারবে না, ক্রস, জিআরএফ না পেলে নাকি পিএইচডি করতে পারবে না, ক্রস। এতদিন অনেকেই জানতো না, বা আমিও জানতাম না, কিন্তু আমি পরে আমিও অফিসিয়াল ওয়েবসাইটগুলো গুগল থেকে ঘিরে দেখেছি। আগে একটা আইডিয়া ছিল নেট সেট না হলে কি পিএইচডি দিতেই পারবো না, অনেকে জানে
জানে না, গ্রামের হোক শহরের হোক যাই হোক সবাই সবটা জানবে এরকম ভাবাটা ঠিক নয়, বা আমরা জানবো এটা ভাবাটা ভুল। তো কী হচ্ছে যে নেট সেট না থাকলে কি পিএইচডি করা যায়, এটা ভুল। আগে রেট ছিল রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট, সিট বরাদ্দ করাতে কত শতাংশ সিট নেট সেটের যোগ্যতার ভিত্তিতে হবে, কত শতাংশ রেটের ভিত্তিতে রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউশনেই ছিল। এখন সেটাকে এনটিএ পিএইচডি ক্যাটাগরিতে নিয়ে এলো, 3 নম্বর ক্যাটাগরিতে নিয়ে এলো, ওনাদের এক্সাম করাবেন। এখানে বলতে অনেকে ভাবতে এটা কি কোনো ধোঁকা, এটা কি কোনো আমাদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে? সেটা ধোঁকা বলবো না, কিন্তু একটা কথাই তো তোমরাও আমরা সবাই বুঝতে পারছি যেখানে ব্যবসা তো আছে। কারণ হচ্ছে যে সে এখন সরকারি হোক বেসরকারি হোক আর যাই হোক না কেন ব্যবসা আছে। কারণ হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা সব কিছু মাস অন্তর অন্তর এনারা ফিস 50 টাকা 100 টাকা করে বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আর তার মানে এনটিএ কেন আদার্স এক্সামের ক্ষেত্রেও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তারপর হচ্ছে যে প্রত্যেকেই 6 মাস অন্তর অন্তর অ্যাপ্লাই করবে। পিএইচডির জন্য একটা কম্পালসারি করে দিল ইউজিসি নেট, আর্টস ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি, আর্টস কলা বিভাগ নিয়ে। তো ইউজিসি নেটের ক্ষেত্রে তোমাকে কি তুমি চাই নেট করে প্রফেসর হও আর না হও, তোমাকে ইউজিসি নেট এক্সামে বসতেই হবে তুমি যদি পিএইচডি করতে চাও। এই রকমই বিষয়টা তো এনটিএ নিয়ে এলো ফাইনালি, তাই না? তার মানে ক্যান্ডিডেটরা বেশি বেশি করে ফর্ম ফিল করবে, যেটা আমি আগে আলোচনা করেছিলাম, ক্যান্ডিডেট প্রচুর পরিমাণে ফর্ম ফিল করবে। কারণ তার এমন অনেকেই আছেন যারা প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনে ভালো স্যালারি পাচ্ছেন, জব করছেন, কিন্তু ওনারা চান আমি এখন পিএইচডি করবো। কিন্তু এখন পিএইচডির জন্য আগে ছিল রিটেন এন্ট্রান্স টেস্ট, এখন তো সেটা নেই, এখন নেট ইউজিসি নেট এক্সামে বসতেই হবে। তাই এটাকে অনেকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে যে নেট ছাড়া কিন্তু পিএইচডি হবে না বা হবে না, এটা দেওয়া যাবে না, ভুল কথা। জিআরএফ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপ থাকছে, তার পিএইচডির যোগ্যতাও থাকছে আলাদা। শুধু নেট পেয়েও পিএইচডি করা যাবে সেটা আলাদা, আর শুধু পিএইচডি পেয়েও পিএইচডির জন্য মানে পিএইচডি ক্যাটাগরিতে বিলং করেও মানে কোয়ালিফাই হয়েও পিএইচডি করা যাবে, এটাও আলাদা। তো এমনও অনেকেই আছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নয় হাই স্কুল টিচার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নয় প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নয় অন্য প্রফেশনে আছে, কিন্তু তারা তাদের নিজের আত্মতুষ্টির জন্য, নিজের ডিগ্রিটাকে বাড়ানোর জন্য, নিজের নামের সামনে ডক্টরেট কথাটাকে যোগ করার জন্য, নিজের সেলফ প্রফেশনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, সেম এমপ্লয় তার যদি নিজের ওন বিজনেস আছে, কোম্পানি আছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে পিএইচডি। বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যদিও আমরা জানি যে পিএইচডি মানেই হলো এই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইউনিভার্সিটিস, কলেজেস, প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনস, আইআইটিস, এগুলো নিয়েই ভাবি। হ্যাঁ, এটা মেজর পোর্শন, কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে যারা প্রাইভেট সেক্টরে আছে, বিভিন্ন অন্য ফিল্ডে কাজ করে, তাদের পিএইচডি করতে ইচ্ছে করে না। অনেক এরকম হাই স্কুলের টিচার আছেন যাদের পিএইচডি আছে, অনেক এরকম আছে যারা অন্য প্রফেশনে আছে, তারাও হয়তো পিএইচডি করেছে, অনেকেই আছে। তো তাদের জন্য এটা একটা কম্পালসারি করে দিল যে ইউজিসি নেট এক্সামে বসতেই হবে তুমি যদি পিএইচডি করতে চাও, এবং তুমি যদি হয়ে থাকো কলা বিভাগের ছাত্র বা ছাত্রী, এটা একটা কম্পালসারি হয়ে গেল। এবং আমাদের চোখ রাখতে হবে শুধু বিএইচইউ, বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি না, আদার্স সমস্ত ধরনের ইনস্টিটিউশনের দিকে, সরকারি, আধা সরকারি, সম্পূর্ণ সরকারি ইনস্টিটিউশনের দ্বিতীয় অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কি নতুন কোনো কিছু তারা অ্যাড করলো কিনা, বাদ দিল কিনা সেটার জন্য, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা। তো এই যে জিআরএফ না হলে পিএইচডি করতে পারবে না, এটাও ভুল ধারণা। নেট না থাকলে পিএইচডি করতে পারবে না, এটাও ভুল ধারণা। এখন তো রেটের জায়গায় চলে এলো পিএইচডি 3 নম্বর স্কোর কার্ড এনটিএর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, যেটা আমরা পাচ্ছি এখন, সেটার থ্রুতে তুমি বা তোমরা পিএইচডি করতে পারো। কিন্তু তোমাকে পিএইচডি রিসার্চ প্রপোজাল বানানো, এরিয়া চুজ করা, সুন্দরভাবে ইন্টারভিউ প্রেজেন্ট করা, দমদারভাবে পারফর্ম করা, তারপর চান্স পাওয়া, তারপর ফার্দার পিএইচডি করা, অবশ্যই, ঠিক আছে? এটা ভুল যে নেট না হলে পিএইচডি হবে না, জিআরএফ না হলে পিএইচডি হবে না, ভুল। তুমি পিএইচডি আর যে 3 নম্বর ক্যাটাগরি সেটাতে এলেও তোমার যদি পারফরমেন্স ভালো হয়, তুমি যদি অ্যাপ্লাই করো, তোমার লাকে থাকে, তোমার চেষ্টা থাকে, তুমি লাককেও হার মানিয়ে দিতে পারবে। তোমার যদি জেদ থাকে, চেষ্টা থাকে, তুমি অবশ্যই চাইলে মানুষই করতে পারে, এমন কিছু নয় যে মানুষ করতে পারে না। এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। আর কিছু প্রশ্ন? আমার একটা প্রশ্ন এই মুহূর্তে মনে ছিল, আবার ভুলে গেলাম, যে আরেকটা কি প্রশ্ন ছিল? পিএইচডি নোটিফিকেশন নিয়ে বললাম। আজকে থাম্বনেইল তোমরা দেখলে, খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, মিস করো না তোমরা বা করবেন না। পিএইচডি স্কোর ইভ্যালুয়েট করা হবে তোমার ইন্টারভিউর সময়, রিটেন টেস্ট দিতে হচ্ছে না। কিন্তু কোন ইনস্টিটিউশন রিটেন টেস্ট, কারণ আমি এরমও অনেক ইনস্টিটিউশন, অনেক বলতে কিছু আইআইটিস বা আছে যে যতই তুমি নেট পাও কেন, এখন আমরা আগে না জানি যে নেট পেলে, সেট পেলে, গেট পেলে রিটেন টেস্ট দিতে হয় না, ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করে ইন্টারভিউ দিয়ে কোয়ালিফাই বা পাস করলে আমরা পিএইচডি করতে পারি। কিন্তু কিছু এমন ইনস্টিটিউশন আছে, তুমি যতই নেট পাও, যতই সেট পাও, যতই গেট পাও, তোমাকে তারপরে রিটেন টেস্ট দিতে হবে, তারপরে তুমি ইন্টারভিউ, তারপরে তুমি চান্স পাচ্ছ কিনা সেটা মূল্যায়ন করা হবে, এরকমও কিন্তু আছে। তো বি কেয়ারফুল, আমাদেরকে কিন্তু এগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না,
বললে ভালো হতো। তো যাই হোক, আমি সেটা শর্ট ভিডিওতে হোক বা অন্য ভিডিওটা পরের দিন নিয়ে আসবো। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আর এই যে আজকের বিষয়টাই থাকছে ক্লারিফিকেশন অ্যাবাউট পিএইচডি অ্যাডমিশন আর বিএইচইউ নোটিফিকেশন ডাউট ক্লিয়ারিং অ্যান্ড হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি দেখি কি থাম্বনেল দেওয়া যায় এবং टाइटल देवा जाए। नमस्कार, भारत में सुस्त देखते हैं एसबी लिटरेचर। नमस्ते सभी को। आज के टाइटल एंड थंबनेल देख के ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रही है, एक स्टूडेंट्स के ही मैंने देखी थी कहीं पे, मैं बाद में बता रही हूँ एक शॉर्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टाइम, या फिर लॉन्ग वीडियो के अंदर लेकर आऊँगी। ओके, और अभी के लिए तो नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी अगर क्वेश्चंस हो, कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं ज़रूर आप लोगों के आंसर दूंगी। और तो मुझे अब यहाँ पे ख़त्म करनी है, ऑलरेडी 33 मिनट्स हो चुके हैं। नमस्ते, नमस्कार, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আর অবশ্যই আমরা পরবর্তীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। मुझे बाद अगले टाइम पे ये नोट मेकिंग और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, कब बनाऊंगी कब करूँगी, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को बोल दी है, अपनी यूट्यूब चैनल पे मैंने बता दी है, तो इस पर मुझे जल्दी जल्दी काम करनी होगी। और जो हम बोलते हैं वो करने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और मेरे दिमाग मुझे बोले ये करो ये करो। तो नेक्स्ट टाइम हम ये लेकर आएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड সাবস্ক্রাইব कर दीजिए। नमस्ते, नमस्कार সকলকে। আমি নিয়ে আসছি পরবর্তীতে কীভাবে নোট বানাবো এবং প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন, রিনেট জুন 2024 এর কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করবো আমরা। মিস করা যাবে না। এসবি লিটারেচার কী করতে হবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। নমস্কার।